केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ लॉग के लेक्चर नंबर 8 की। 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे और हमने अति लघुरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 9 तक सॉल्व कर लिया था और जो क्वेश्चन नंबर 10 था या प्रश्न संख्या जो 10 थी वो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क के रूप में दी थी। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। चलिएगा हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन क्या है देखिएगा। संक्रमण तत्व के एक यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.9 BM है। संक्रमण तत्व के एक यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.9 BM है। तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यदि हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र की तो म्यू बराबर होता है √n+2, जहाँ पे n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या d कक्षक में। ठीक है, यदि मान लो n का मान 1 हो, n का मान कितना हो 1, तो म्यू का मान कितना आएगा वो हम फाइंड आउट करके देखते हैं एक बार। म्यू बराबर होगा 1 + 2, 1 और 2 3 हो गया, 3 को 1 से गुणा किया 3, √3 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना प्राप्त हुआ 1.732 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि n बराबर 2 है यानी d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, तो देखिएगा चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा म्यू = √2 + 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। 4 2 8 √8 और √8 का मान कितना होता है 2.828 2.828। ठीक है, अब मैं बात करूं कि n का मान यदि 3 है, n का मान कितना है 3, तो बताओ म्यू कितना आएगा। म्यू होगा √3 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा 15 का अंडर और 15 का अंडर कितना होता है 15 का अंडर होता है 3.872 बोर मैग्नेटॉन। n का मान यदि मैं 4 मान लूँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो 4, तो म्यू = होगा √4 4 + 2, 4 और 2 कितना होता है 6, 6 × 24 √24 और √24 कितना होता है बच्चों 4.898। ठीक है, इसी प्रकार आप n का मान 5 रख करके म्यू का मान फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कितना आता है। देखिएगा अब यहाँ पे आप एक बात नोट कर रहे हैं कि n का मान यदि 1 होता है, n का मान यदि 1 होता है तो म्यू का मान आता है 1.732। n का मान 2 होता है तो म्यू आता है 2.828। n का मान 3 होता है तो म्यू का मान आता है 3.872। n का मान यदि 4 होता है तो म्यू का मान आता है 4.898। वापस से देखिएगा, यदि मैं पॉइंट के बाद वाली संख्या को समथिंग मान लूँ, क्या मान लूँ समथिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि n का मान यदि 1 है तो म्यू का मान आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, n का मान यदि 2 होगा तो म्यू आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ये देखो 2.828 को मैंने समथिंग मान लिया। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। n का मान 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, n का मान 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग और n का मान यदि 5 होगा तो बताओ म्यू का मान कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है उतना पॉइंट समथिंग म्यू का क्या होता है मान होता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में म्यू का मान कितना दे रखा है 3 पॉइंट समथिंग दे रखा है, 3 पॉइंट समथिंग। तो बताओ उल्टा कीजिएगा, अगर 3 पॉइंट समथिंग म्यू है तो n का मान कितना होगा 3 होगा। n का मान कितना होगा 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 3।
अति लघुरात्मक प्रश्नों के बाद हम बात करेंगे लघुरात्मक प्रश्नों की। लघुरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 है, लेंथनाइट संकुचन क्या है समझाओ। लेंथनाइट संकुचन क्या है समझाओ। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि लेंथनाइट श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, यानी LA से LU की ओर जाते हैं, तो इनके आकार में कमी आती है। लेंथनाइडों के आकार में क्या आती है? कमी। क्यों आती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, ये जो घटना है इसे ही हम क्या कहते हैं? लेंथनाइट संकुचन कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए लेंथनाइट संकुचन क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना है, लेंथनाइट श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, अर्थात LA से LU की ओर जाते हैं, तो आकार में कमी आती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होने के कारण आकार में कमी आती है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, LA से LU की ओर जाते हैं। ये जो घटना है इसे ही हम क्या कहते हैं? लेंथनाइट संकुचन कहते हैं। लघुरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 2 है, मिश्र धातु क्या है, इसका एक उपयोग लिखो। तो सिंपल सा आंसर इसका आपको बताना है, लेंथनाइट तत्वों की जो मिश्र धातु होती है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। लेंथनाइट तत्वों की मिश्र धातु को मिश्र धातु कहा जाता है और इसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो एवं इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो एवं इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा AR मीन्स आर्गन 3D10 4s1। ठीक है, यही बताया था। अब आपको कह रहा है कॉपर +2 का लिखो। तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन 3D से रिमूव होगा। तो 3D से रिमूव होगा तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और 4s में कितने रह जाएंगे? 0। ठीक है, तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3D9 4s 0। अब आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो म्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n+2 बोर मैग्नेटॉन, और n क्या होता है? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डी उपकोष बना लोगे। ये डी उपकोष हो गया, 4 लाइन खींचोगे, 5 कक्षक बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम का पालन करते हुए। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 1। तो n बराबर आ गया 1। तो म्यू = हो जाएगा √1 1 + 2। सॉल्व करोगे तो 2 और 1 कितना होता है? 3। तो √3 और √3 कितना होता है? 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा √3 बोर मैग्नेटॉन या 1.732 बोर मैग्नेटॉन, और कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D9 4s 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताओ। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताओ। तो इसका कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। संक्रमण धातुओं के जो अधिकांश आयन होते हैं या अधिकांश संक्रमण धातुओं के जो आयन होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, जिस कारण से वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। किस कारण से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा क्या होता है? डी संक्रमण होता है। क्या होता है? डी संक्रमण। अब ये डी संक्रमण क्या होता है, इसको हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है कि अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयनों में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस कारण से dd संक्रमण होता है, और dd संक्रमण के कारण से यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कारण बताओ। नंबर 1 है इसमें, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसका आंसर होता है सर्वाधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, Cr+2 व मैग्नीज+3 दोनों में D4 विन्यास है। Cr+2 व Mn+3 दोनों में D4 विन्यास है, परंतु Cr+2 अपचायक है जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से इसका आंसर देंगे, इसको समझते हैं। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar3d5 4s1। ठीक है, अब बात ये क्रोमियम +2 की कर रहा है, तो यहाँ पे हम +2 करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। एक तो हमने S से कर लिया और एक हमने कहाँ से कर लिया, D से। ठीक है, तो बताओ क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 3d4 4s0 हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्नीज+3 की। तो इधर मैं लिख लेता हूँ मैग्नीज+3, पहले मैग्नीज लिख लेता हूँ। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु क्रमांक 25 होता है, Ar3d5 4s2। ठीक है, अब ये बात कर रहा है मैग्नीज+3 की, तो यहाँ पे हम +3 लगाएंगे। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 3, तो 2 तो S से कर देंगे और 1 किससे कर देंगे, D से। तो D में कितने रह जाएंगे, 4। अब ये कह रहा है कि Cr+2 तो क्या है, अपचायक, और Mn+3 क्या है, ऑक्सीकारक। ये कह रहा है कि Cr+2 तो क्या है, अपचायक, और Mn+3 क्या है, ऑक्सीकारक। इसका कारण बताओ। तो सबसे पहली बात तो इसने जो कहा है वो एकदम सही है। Cr+2 का और Mn+3 दोनों का जो विन्यास है वो क्या होता है, D4 होता है। इसका भी D4 और इसका भी क्या है, D4। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक, देखिएगा, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं का क्या करते हैं, अपचयन। स्वयं का अपचयन करते हैं और दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकारक का मतलब जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे, स्वयं का क्या करे, अपचयन। स्वयं का क्या करे, अपचयन। अपचायक क्या होते हैं बच्चों, वे पदार्थ जो दूसरों का अपचयन करें। अपचायक यानी अपचयन करने वाले, किसका, दूसरों का। खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ऐसा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। जैसे मैं इसको इस प्रकार समझा सकता हूं, जैसे मान लो कोई चोर है, वो दूसरों के घर पे क्या करता है, चोरी करता है। कोई चोर है, वो दूसरों के घर पे क्या करेगा, चोरी। चोर कौन होता है, चोरी करने वाला। चोर कौन होता है, चोरी करने वाला। कहाँ करता है, दूसरों के घर पर। खुद के साथ वो क्या दिखाता है, ईमानदारी। तो उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, खुद के साथ। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, स्वयं का अपचयन। अपचायक दूसरों का अपचयन करेगा, स्वयं का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ये कह रहा है कि Cr+2 क्या है, अपचायक। Cr+2 क्या है, अपचायक। इसका मतलब इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण करवा के देखते हैं। देखिएगा, Cr+2 का ऑक्सीकरण करोगे तो बताओ क्या बनेगा, Cr+3। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, वृद्धि। तो Cr+2 किस में बदल रहा है, Cr+3 में। तो बताओ Cr+3 में बदलेगा तो अब इसका विन्यास क्या होगा, 3d3 4s0। ठीक है, अब Mn+3 का क्या हो रहा है, Mn+3 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक। इसका मतलब इसका खुद का क्या होता होगा, अपचयन। तो इसका अपचयन करवाते हैं, तो Mn+2। ठीक है, तो बताओ Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar3d3
सॉरी Mn+3 से Mn+2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना होगा 3d5 4s0। ठीक है, अब देखो Cr+2 का Cr+3 में ऑक्सीकरण होता है, Cr+2 का Cr+3 में क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर D3 विन्यास प्राप्त हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया जाएगा कि D3 विन्यास जो होता है वो T2G3 विन्यास होता है। D3 विन्यास T2G3 विन्यास होता है और T2G3 विन्यास स्थायी विन्यास होता है। कैसा विन्यास होता है? स्थायी। डी कक्षक हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। डी कक्षक विपाटित होकर दो प्रकार के कक्षक बनाते हैं, T2G और EG। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर T2G में होते हैं तो उसे अर्धपूरित कहा जाता है। EG में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अर्धपूरित। फिर इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो ये पूर्णपूरित हो जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? ये पूर्णपूरित हो जाता है। तो T2G3 अर्धपूरित, T2G6 पूर्णपूरित, T2G2 अर्धपूरित, सॉरी EG2 अर्धपूरित, EG4 पूर्णपूरित। तो T2G कक्षक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर T2G कक्षक क्या होता है चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल याद रखें D3 विन्यास T2G3 विन्यास होता है, जिस कारण से क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है। क्या होता है? स्थायी विन्यास। इसलिए क्रोमियम+2 क्रोमियम+3 में ऑक्सीकृत होकर स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। और कौन सा विन्यास प्राप्त करता है? T2G3 विन्यास। और ये देखो 3d5 विन्यास किस प्रकार का विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास। कैसा विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Mn+3 Mn+2 में अपचयित होकर अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, जिस कारण से Mn+3 किसकी तरह व्यवहार करेगा? Mn+3 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? अपचयन। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो बताओ ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? अपचय की भांति। वापिस से सुन लो, आपसे क्या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Cr+2 व Mn+3 दोनों के विन्यास समान है। दोनों की विन्यास क्या है? समान। और कैसा विन्यास है बताओ? D4 विन्यास। परंतु Cr+2 तो अपचायक है और Mn+3 ऑक्सीकारक। तो आपका आंसर होगा कि Cr+2 ऑक्सीकृत होकर D3 विन्यास अर्थात T2G3 विन्यास प्राप्त करता है, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है, जिस कारण से यह अपचय की भांति कार्य करता है। जबकि Mn+3 अपचयित होकर अर्धपूरित D5 विन्यास प्राप्त करता है, जिस कारण से यह ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे कारण पूछा गया है। इसमें पहला है 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के लगभग समान होता है, इसका कारण बताओ। तो इसका कारण मैंने आपको बताया था, लेंथेनाइट संकुचन के कारण। लेंथेनाइट संकुचन के कारण से 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग क्या होता है? समान। फिर दूसरा आपको दे रखा है, संक्रमण तत्व उपसहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? तो इसके कारण मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। नंबर 2 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण। तो 2 कारण आप इसके ध्यान रखिएगा। नंबर 1 रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति और नंबर 2 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण। तो 2 कारण बहुत होंगे इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में 4 अंतर लिखिए। आपसे अंतर पूछे गए हैं और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो अंतर है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताए हैं, तो आप इसके लिए लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, जर्कोनियम व हैफनियम के परमाणु आकार लगभग समान क्यों होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है? समान, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण। तो जर्कोनियम 4D श्रेणी का तत्व है, हैफनियम 5D श्रेणी का तत्व है, एक ही वर्ग के तत्व हैं। इन दोनों के आकार लगभग क्या होते हैं? समान, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण। इतना ही आपको आंसर परीक्षा में लिखना होता है। फिर है AU व AG के आयनन विभव लगभग समान क्यों होते हैं? देखिएगा, AU जो है वो
5D श्रेणी का तत्व है और Ag 4D श्रेणी का तत्व है। इन दोनों के परमाणु आकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग समान होते हैं और परमाणु आकार यदि समान है तो इनके आयनन विभव के मान भी लगभग क्या होंगे, समान। तो इसका आंसर होगा लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, जिस कारण से इनके आयनन विभव के मान भी लगभग क्या होते हैं, समान। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है KMnO4 में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, मैग्नीज का हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4 और एक ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है -2 इजिकल टू कितना हो गया 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा +7। तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है बच्चों, +7। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25 Ar 3d5 4s2। मैग्नीज +7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 तो S से निकाल दो और 5 D से निकाल दो, तो 3d 0 4s 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 0 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है तो म्यू इजिकल टू भी कितना होता है 0। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। तो इसी के साथ D एंड F लॉग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 9 को शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार आप इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। मैंने हालांकि एग्जैक्टली उनको तो सॉल्व नहीं करवाए, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं उनमें से ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक बार उनको सॉल्व कीजिएगा, हम भी उनको सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा रुक करके। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 9 को शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उप सहसंयोजन रसायन, जिसको हम कल से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।